हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल ई जो कि लास्ट मॉड्यूल है। तो सबसे पहले तो मॉड्यूल ए बी सी डी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। मॉड्यूल ई का नाम है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन। इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी पहली यूनिट यानी चैप्टर 1 है लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। ठीक है, ये सब आप लोग वैसे भी बैंक में करते हैं, लेकिन एक उसका एक पूरा करिकुलम देख लेते हैं कैसे होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जो अप्रेजल प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है? एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसमें कस्टमर या जो भी इंफॉर्मेशन आपको जिसको लोन देना है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन फॉर्म में प्राइम फेसिया आ जाए, जिससे कि लोन का जो एक्सपोजर है वो पूरा क्लियर हो सके, क्या क्या रिस्क आ रहे हैं, क्या क्या फॉल्स हैं, पॉलिसी पैरामीटर्स कहाँ तक उसको कवर अप कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएं। ये ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन होता है। Before moving further, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. बात करते हैं सबसे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम होता है कि जो स्टेटस जो पूरा जो ये एम है इसका पास करने का वो ये था कि एक अटॉर्नी को डेजिग्नेट कर देना जो कि आपके फाइनेंसेस को डील कर सके या एक्सेस कर सके, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे आपके पैसे हो, दोनों चीज़ों को। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरह से एक अथॉरिटी लेटर होता है, एक अथॉरिटी डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पर्सन दूसरे को देता है। जो पर्सन देता है उसको बोलेंगे डोनर या प्रिंसिपल, जो दूसरे को ऑथराइज कर रहा है। ठीक है, और जिसको ऑथराइज किया गया है वो कहेगा डोनी या एजेंट। ठीक है, तो जो जो उस अटॉर्नी को जो पावर अटॉर्नी को साइन कर मतलब जो ऑथराइज करेगा वो होगा डोनर या प्रिंसिपल, और जो उसको यूटिलाइज करेगा मतलब जिसने जो उसके बिहाफ पे काम करेगा दैट इज कॉल्ड डोनी और एजेंट। ठीक है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों को जॉइंटली भी दी जा सकती है, ये भी बात एक कही गई है। ठीक है, ये एक लीगल अथॉरिटी है जिसमें जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को, यानी जो डोनर है वो डोनी को, या जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को इस पूरी एक लिमिटेड या ब्रॉड लेवल पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डिसीजंस दे देता है बेसिकली, कि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं वो आप डील कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये माना ही जाता है कि जो डोनर या जो प्रिंसिपल है वो या तो बीमार रहता है या कहीं बाहर रहता है या कोई डिसेबिलिटी है उसको जो वो बार बार बैंक विजिट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने बिहाफ पे किसी और को अटॉर्नी दे देता है। ठीक है, तो एक्ट हो गया 1882 का, और डोनर और डोनी का कॉन्सेप्ट याद कर लिए, प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लोन रिक्वेस्ट का अप्रेजल कैसे होता है? तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म तो भी लास्ट स्लाइड में देख लिया था। अप्रेजल का मतलब है, अप्रेजल मतलब एक तरह से एक ऐसा वैलिडेशन है जो सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट ने प्रोवाइड करी है प्लस जो भी आपने खुद गैदर करी है, चाहे वो आपका सिविल रिपोर्ट हो, चाहे क्रेडिट वेरिफिकेशन हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी संबंधित जो भी बातें आपने पता करी हैं उसके बारे में, बाय प्री इंस्पेक्शन और बाय द डेटा, जो भी आपके बैंक सॉलिसिटर यानी जो आपके बैंक के जो आर्किटेक्ट्स हैं, आपके जो बैंक का जो अप्रूव्ड वो हैं एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी उस सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उस पूरे लोन प्रपोजल को अप्रेज किया जाता है। ठीक है, वो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड अप्रेजल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें वैलिडेशन होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है कस्टमर के थ्रू वो जो बैंक, और इसके साथ साथ बैंक की पॉलिसी और जो गाइडलाइंस हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं उसमें वो कहाँ तक फिट हो रहा है ये देखा जाता है कि मतलब अग्रीबल है भी कि नहीं है। इसका जो अग्रीमेंट लेटर एप्लीकेशन फॉर्म जो जो अप्रेजल प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है क्या क्या, एक तो हाउसिंग लोन एप्लीकेशन जो कस्टमर देगा, अप्रेजल फॉर्म जो कि आप बनाते हो, गारंटी अग्रीमेंट अगर जरूरत है नहीं, और जिसको हम लोग ओडी 194 ही बोलते हैं, अगर वो जरूरत है तो वो रहेगा। इक्विटेबल मॉर्गेज जो इंटेंट लेटर एक रहेगा, इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए कंफर्मेशन लेटर, जो लेटर है वो बोरोवर के जो एम्प्लॉयर है उसके उसके द्वारा भी एड्रेस किया जाएगा, ये भी एक चीज़ रहेगी। एक अंडरटेकिंग लेटर रहेगा बोरोवर का उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में, जो कि वो उस काम को पूरा करके कब तक देंगे, या प्लान अप्रूव के हिसाब से ही बना करके देंगे। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो अप्रूव प्लान उस हिसाब से आप बनाएंगे, इसके लिए अंडरटेकिंग लेना होता है। ठीक है, एक लेटर जो होता है वो बोरोवर के एम्प्लॉयर को भी एड्रेस किया जाता है, मतलब बैंक भेजता है बोरोवर के एम्प्लॉयर को, भाई सैलरी से ही तो आप डिडक्शन करोगे ना। अप्रेजल फॉर्म जो होम लोन का होता है उसमें क्या क्या रहता है, जो लेंडर है जो मतलब जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें उसके पास एक पॉलिसी रहती है जिसके हिसाब से होम लोन का एक्सपोजर करेंगे, जिसमें एप्लीकेशन जो है चेक करी जाती है, जो एप्लीकेशन आती है होम लोन की क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। एक तो उसमें देखा जाता है कि एज ग्रुप क्या क्या प्रेफर्ड है, सैलरी कितनी होनी चाहिए कम से कम, इनकम लेवल क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, सिविल ट्रांसक्शन क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिविल क्या आ रहा है, उसका सिविल स्कोर कितना आ रहा है,
किस लोकेलिटी में मकान लिया, हाउस वो परचेज कर रहा है, कोई निगेटिव लिस्ट में उसका नाम तो नहीं जिसमें वो डिस्क्वालीफाई करना पड़े, या होता है जो बिल्डर उसका निगेटिव किसी लिस्ट में नाम हो तो आप लोन नहीं दे सकते, ठीक है। जो बैंकर या लेंडर जो भी है उसको इन सारी चीज़ों को रिस्क सेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से समझना पड़ता है, ठीक है। तो उसको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो ये पोर्टफोलियो जो भी इसको भी लोन दिया रहा है वो डेवलप हो, और साथ में उसमें जो टर्म्स ऑफ पॉलिसी बैंक्स के हैं वो भी ओवररूल ना हो, ठीक है। अन्य क्या क्या रेलिवेंट इश्यूज हैं प्री सैंक्शन स्टेज पे, एक तो इंटरेस्ट, दोनों ही क्या फिक्स इंटरेस्ट रेट रहेगा या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा ये देखा जाता है। जो भी हाउस या फ्लैट परचेस किया जा रहा है उसका इंश्योरेंस कराना होता है। मोरेटोरियम पीरियड रहता है, अगर आपने मान लीजिए आपका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा। मान लीजिए रेडी टू मूव है तो भी मैक्स टू मैक्स आप 3 महीने का ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप मोरेटोरियम नहीं ले सकते, 3 से लेकर 18 महीने तक का मान लो, ठीक है। अदरवाइज आपका बिल्कुल ही रेडी टू मूव है, आप तुरंत ही रहने जा रहे हो तो फिर ठीक है, फिर तब तो तुरंत ही अगले महीने से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी, देयर इज नो नीड फॉर मोरेटोरियम या हॉलिडे पीरियड। मॉर्गेज कैसे होता है, मॉर्गेज के लिए सेक्शन 58A है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी टीपीए एक्ट 1882 का, ठीक है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट है, ये टीपी एक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसे मॉडल को कैसे डिफाइन किया गया, मॉडल की डेफिनेशन है अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मकान की बात हो रही है, प्रॉपर्टी लैंड की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। मतलब एक ऐसा जिसमें जो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, ओनरशिप तो रहेगी ओनर के पास, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है, उसका भला बुरा जो भी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसी सिक्योरिटी पर्पज से बंधक कर दिया जाएगा उसके पास जिसने वो लोन दिया गया है, ठीक है, जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्यूचर डेबिट और जो परफॉर्मेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा, जो लाइबिलिटी रहेगी वो जो मॉडगेजर है उसके ऊपर रहेगी, ठीक है। दो तरह के मॉडगेज होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड और एक होता है बाय टाइटल डीड, ठीक है। रजिस्टर्ड या सिंपल मॉडगेज, एक होता है मॉडगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, दो तरह के मॉडगेज रहते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब बात हो रही है रजिस्ट्री की या स्टैम्प्स की, तो बेसिकली ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। हर एक स्टेट में अलग अलग स्टैम्प एक्ट्स हैं, उसके हिसाब से, जैसे बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 है, वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में काम करता है, ठीक है। तो स्टैम्प जो स्टेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कितना स्टैम्प ड्यूटी लगनी है वो स्टेट डिसाइड करेगा। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो ट्रांजैक्शंस पर नहीं होती जबकि इंस्ट्रूमेंट्स पर होती है, समझ लीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स पर होगी और राइट और लाइबिलिटी के हिसाब से क्रेडिट और रिकॉर्ड होगी उसके ऊपर। जो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी का जो पेमेंट है वो लीगैलिटी के हिसाब से देखा जाएगा, जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड हैं कि नहीं है, ये तभी उसको एज एविडेंस इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज एज एविडेंस वो यूज़ में हो। तो स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी चीज़ है। जो भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है तो वो क्या किस किस में कंपलसरी है, जैसे गिफ्ट डीड करेंगे तो, लीज होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ईयर ऑन बेसिस तो भी करना होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा आ रहा है तो उस पर भी आपको स्टैम्प पे करना ही करना है। बहुत पुराना एक्ट है इसीलिए इतनी कम वैल्यू आपको दिख रही है। बाकी और कुछ चीज़ें बताई गई, क्या क्या फॉर्ज या जो फैब्रिकेटेड टाइटल डीड्स हैं उनसे बचने के लिए क्या क्या टिप्स हैं वो बताई गई हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी उसका शेड्यूल वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ में कि वो सही है कि नहीं है। कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपको फॉर्जरी फ्रॉड मिलती है तो उसको तुरंत आपको इंडिकेट करना होगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे स्टैम्प ड्यूटी जो है उसमें मतलब सेल डीड के हिसाब से जितना कीमत है उतने की स्टैम्प ड्यूटी लगी है कि नहीं ये देखना होता है आपको। अगर मान लीजिए बहुत कम सेल की ड्यूटी दिखाई गई तो भी मतलब इसके अंदर फ्रॉड के चांसेस हैं, मतलब नकली हो सकता है ना भाई। आपने अगर मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और आपको पता है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी 7%, तो 7 लाख के स्टैम्प होने चाहिए। अगर मान लीजिए 7 लाख की जगह 5 लाख के स्टैम्प लगे और प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख, इसका मतलब वो नकली लगे, तभी कुछ गलती हुई है उसमें। सिर्फ ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि जो परचेज ऑफ स्टैम्प हुआ है उनका कैंसिलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैंसिलेशन नहीं हो तो भी बेकार हो गया, ठीक है। जो एग्जीक्यूशन हुआ है डॉक्यूमेंट्स का उनका कैंसिलेशन और जो सेल डीड का एग्जीक्यूशन है या गिफ्ट डीड का एग्जीक्यूशन है वो सब्सिक्वेंट डेट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि 2010 में प्रॉपर्टी परचेज हुई, स्टैम्प का जो कैंसिलेशन है वो 2005 या 2015 का है, तो इसका मतलब गड़बड़, सेम डेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी मार्क्स होते हैं, उनको भी एग्जामिन करना चाहिए। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस इफ यू फाइंड आउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस।